हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस भी ले सकते हैं और साथ में अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आपकी सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अगर देखा जाए तो हमारे एग्जाम को ओनली 6 मंथ रह चुके हैं और लास्ट वाला मंथ हम कभी भी काउंट नहीं करते, तो आपने फोकस रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, बी पॉजिटिव आपने रहना, ठीक है। एज पॉसिबल एज अपने सिलेबस को कवर करना है, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। तो आई होप आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। लेकिन आपको पता है टॉपिक्स के ऊपर डिबेट करने से पहले हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं जो हमारे सीएसएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर हम मेन एग्जाम के अंदर अब्स्ट्रैक्ट ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। मेरे कहने का मतलब यह है कि लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। हमारा जो फोकस है वो है एनालिटिकल ऐसे हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक ऐसे हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो सकता है या हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो सकता है। देखें, आप बेशक मेन एग्जाम के अंदर लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को ना अटेम्प्ट करें, लेकिन मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि क्यों इसको अटेम्प्ट करना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर, क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट हो सके, आप आइडियाज़ डेवलप कर सकें। इसलिए मैं बोलता हूं लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी प्रैक्टिस किया करें डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है स्टेटमेंट ऑस्कर वाइल्ड की। ऑस्कर वाइल्ड यहां पर कहते हैं कि इफ यू वांट टू टेल पीपल द ट्रूथ मेक देम लाफ अदरवाइज दे विल किल यू। सीधी सी बात है। वो कहता यह है कि बेसिकली अगर तुम लोगों को सच बताना चाहते हो तो सबसे पहले उनको हंसाओ, वरना वो आपको मार देंगे। मार देने का मतलब यह है कि आपके ऊपर तनकीद करेंगे, आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। वो आपके ऊपर गुस्सा भी होंगे, आपके साथ नाराज भी होंगे। तो इससे बेहतर क्या है कि सबसे पहले उनको हंसाओ, इत्मीनान में लो, देन जो है वो सच्चाई बताओ। कहा बेसिकली पता है क्या जा रहा है कि जो सच होता है ना, सच वो कड़वा होता है, लोग सुनना पसंद नहीं करते। अगर आप सच बता देते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि सच आपका कड़वा होता है, तो आपको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा, गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा और नाराज़गी का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सच कड़वा होता है, लोग नहीं सुनना पसंद करते, ठीक है। लोगों को चाहिए इमोशनल सपोर्ट, और वो भी झूठ की बुनियाद पर, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास कितने टॉपिक्स रहने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले हमारे पास 3 ओपिनियंस है और एक हमारे पास एडिटोरियल है, ठीक है। इनके ऊपर हम एक डिटेल्ड जो है एनालिसिस करने वाले हैं, आप यूं भी कह सकते हैं कि डिबेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास पॉलिटिकल मैटर्स है। सेकंड जो हमारे पास है टॉपिक वो है फेडरेशन फाइनेंस। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा कॉग्निटिव एरोजन इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। बेसिकली बात की जा रही है जहनी सलाहियत की, जो हमें यहाँ पर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है, आप ये कह सकते हैं, या जवाल का शिकार हो रही है, आप ये कह सकते हैं। किसकी वजह से? जनरेटिव एआई की वजह से। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रहेगा अमेरिका एट 250 की बात की जा रही है। बेसिकली 250 साल हो चुके हैं। अभी जो है यहाँ पर 4 जुलाई को जो है वो यूएस ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन हम करने वाले, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। देखें, आज के जो हमारे टॉपिक्स है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है।
सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा बेसिकली जो मैंने अभी पीछे बताया भी है, पॉलिटिकल मैटर्स। अब पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर क्या चीज है इसको डिस्कस करेंगे। द फिफ्थडम कैटलिस्ट, बात की जा रही है यहां पर फिफ्थडम कैटलिस्ट की। फिफ्थडम का मतलब क्या होता है? जागीरदाराना जो सियासी रियासत को बोला जाता है, जहां पर जागीरदाराना जो है कह लेके आप सियासी निजाम भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो असेसिंग 18th अमेंडमेंट रोल एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। अब एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, देखें जब से वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश की है स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है, तब से लेकर जो है हम डेली बेसिस के ऊपर एक आध टॉपिक लाजमी डिस्कस करते हैं। आप यूं समझ लें कि टॉपिक आपका एक ही है, मुद्दा एक ही है, लेकिन एनालिसिस जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह आज हमारे पास दो टॉपिक रहेंगे जो कह लें कि उसी जो है रिपोर्ट के रिलेटेड, ठीक है, लेकिन इनका एनालिसिस डिफरेंट है प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स के ऊपर जो डिबेट की थी उनसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले फर्स्ट टॉपिक की, तो असेसिंग 18th अमेंडमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड की अगर बात की जाए तो यहां पर हम हमेशा बात करते थे कि यहां पर 18th अमेंडमेंट फेलियर क्यों है, यहां पर क्यों ये कह ले कि इसके पीछे फेलियर की रीजंस क्या है, हम इसके बारे में बात करते थे ना। आज एक जो है यहां हमारे पास एक वजह रहने वाली है, इसको भी हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो सेकंड टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। फेडरेशन फाइनेंस की बात की जा रही है, यही जो टॉपिक है किसके रिलेटेड है, बेसिकली वही जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यहां पर पब्लिश हुई है स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एनालिसिस रहने वाला है थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहां पर जो है वो कह लें कि बाकी कंट्रीज की भी जो है एग्जाम्पल ली गई है, ठीक है। और यहां पर बेसिकली बात की जा रही है वो है यहां पर द ऑस्ट्रेलियन सर्विसिंग मॉडल की बात की जा रही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बियॉन्ड पॉपुलेशन रेशियो की बात की जा रही है। आपको पता है कि इस रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो तनकीद हमें देखने को मिली वो है एनएफसी अवार्ड, ठीक है। और एनएफसी अवार्ड कब से आपका चलता आ रहा है, 7th एनएफसी अवार्ड 15 ईयर हो चुके हैं, जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए आफ्टर 5 इयर्स इसके अंदर रिफॉर्म्स करना जरूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उस एनएफसी अवार्ड को किस तरह डिवाइड किया जा रहा है, यहां पर पॉपुलेशन की बेस के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है, जो कि पॉवर्टी के बेस के ऊपर भी होना चाहिए, मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है उनको भी सामने रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो डिस्कशन हमारे पास रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। एआई की बात की जा रही है, कॉग्निटिव इरोजन की बात की जा रही है, जहनी सलाहियत की जो है वो कह लें कि यहाँ पर तोड़फोड़ आप कह सकते हैं, या जहनी सलाहियत जो है वो जवाल का शिकार हो रही है। किस वजह से? द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, जनरेटिव एआई, उसके बाद रॉट डिपेंडेंस है, कॉग्निटिव इरोजन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम्स, ठीक है। देखें इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बेसिकली इंस्टीट्यूशंस के अंदर देखें जनरेटिव एआई का बढ़ना इतना खतरनाक नहीं है जितना हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज नहीं है, इसको किस तरह डील किया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर भी बात की जा रही है कि हो क्या रहा है कि आज हमें ऑटोमेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। ऑटोमेशन के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर बच्चों के लिए इजी हो गया कि प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स देने के बाद फिर क्या होता है यहां पर वो नोट्स बनवा लेते हैं। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग वो खत्म होती जा रही है, क्रैमिंग बढ़ती जा रही है, रट्टा बढ़ता जा रहा है यहां पर, क्योंकि सारे नोट्स मेकिंग कहां से हो रही है, यहां पर कह लें कि ऑटोमेशन के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेटिव एआई की बात की जा रही। हालांकि इससे पहले जो एआई थी वो तो सिर्फ हम रिसर्च के लिए यूज कर सकते थे, कोई अपना आर्टिकल वगैरह लिखवा सकते थे, अब ये तो जो है पूरा काम करके आपको जो है वो दे सकता है। इसकी वजह से फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो कॉग्निटिव इरोजन हो सकता है स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। हमारे एस्पिरेंट्स भी है यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, टोटली जो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स देकर जो है यहाँ पर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं और नोट्स जनरेट कर करके बेचे भी जा रहे हैं, यहाँ पर खुद भी पढ़ रहे हैं, तो खुद की क्रिटिकल थिंकिंग खत्म होती जा रही है जो मेन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा अमेरिकाज एट 2050 की बात की जा रही है। एक तरफ अगर देखा जाए फ्यूनरल सेरेमनी हमें देखने को मिलती है अयातुल्लाह अली खमेनाई की, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है यूएसए अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया की यहाँ पर तवज्जो किसकी तरफ थी, बेसिकली यहाँ पर जनाजे की तरफ थी, जनाजे की तरफ थी,
ठीक है। तो पूरी जो तवज्जो थी यहाँ पर हट चुकी थी, जो यूएसए बेसिकली इंडिपेंडेंस डे मना रहा था अपना 4 जुलाई को, ठीक है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए इक्लिप्स एक्सेप्शनलिज्म की बात की जा रही है, जो अपने आप को मिसाली करार देता है। हालांकि अगर देखा जाए अमेरिका 2050 के ऊपर हम एक पहले भी ओपिनियंस को डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हमने बात की थी बेसिकली जो है वो स्लेवरी किस तरह एंड हुई, उसके ऊपर भी बात की थी हमने। उसके अलावा अगर देखा जाए सिविल मूवमेंट्स के ऊपर भी, सिविल राइट्स मूवमेंट्स के ऊपर भी बात की थी, ठीक है। वोटिंग राइट भी दिया गया। तो इस तरह जो है यहाँ पर उतार चढ़ाव हमें यूएसए के अंदर देखने को मिला, ठीक है। यहां तक कि हमने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रेस, ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी इशू था, वो भी यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का जो है यहां पर कह लें कि जो सामने नजर आ रहा है, पूरी दुनिया के बेसिकली सामने जो चीज नजर आ रही वो है यहाँ पर जो है अमेरिकन हेजमनी, ठीक है। तो अमेरिकन अपनी हेजमनी यहाँ पर जो है मेंटेन रख पा रहा है नहीं रख पा रहा है, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी काफी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और जो ट्रंप ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन स्पीच दी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लग रही थी जैसे आपका कोल्ड वॉर ईरान नहीं चल रहा, ठीक है, उसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट की गई हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक लास्ट वाला भी। उसके बाद हमारे पास वोकैब रहेगी, और वोकैब में पहले भी कहता हूं कि हमारे जो वो कह ले के डान न्यूज़पेपर के जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, और हमने वर्ड्स को फिक्स किया हुआ 10 वर्ड्स, इसके अंदर आपके 2 सिनोनिम्स हैं, 2 आपके एंटोनिम्स भी हैं, ठीक है। तो आप अपनी एक वोकैब जो है बुक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ओवरव्यू अंडरस्टैंड किया, और अब हम इसके ऊपर जो है डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास है फिफ्थडम कैटलिस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, द फिफ्थडम कैटलिस्ट, बेसिकली बात की जा रही है जागीरदाराना सियासी निजाम को फरोग देना। उसके बाद हमारे पास असेसिंग द 18th अमेंडमेंट्स रोल इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या रोल है, और उसके बाद अगर देखा जाए पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या रोल, दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए, मैंने पहले भी कहा है कि जब से कह लें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जब से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पब्लिश हुई है स्ट्रेंथनिंग जो है फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है, तब से लेकर जो है डेली बेसिस के ऊपर हमें एनालिसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अभी चीज मैंने ये ओवरव्यू के अंदर जो है वो बताई है, ठीक है। अब अगर देखा जाए मैं थोड़ा सा ये ओवरव्यू दूंगा कि बेसिकली चल क्या रहा है, हालांकि ये चीजें सारी जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस टॉपिक के अंदर वो है 18th अमेंडमेंट, ठीक है। अब रिपोर्ट के अंदर क्या था कि भाई जो एनएफसी अवार्ड है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो काफी एक मजबूत हमें जो है वो कह ले के एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जहां पर रिसोर्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिजिकल जो फेडरलिज्म क्राइसिस जो हमें देखने को मिल रहा है या फिजिकल डेफिसिट फेडरल को सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या थी, कहा यह जा रहा था कि जितना प्रोविंसेस को ट्रांसफर किया गया और डे बाय डे पहले बढ़ता ही गया, लेकिन पीछे जो फेडरल के पास बचा वो बहुत कम था, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो फिर उसकी रीजन क्या बनी, उसकी नेगेटिव इंपैक्ट क्या बना, उसका फिजिकल डेफिसिट हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फेडरल ने अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कम नहीं किया। उसके अलावा अगर देखा जाए 18 अमेंडमेंट पास की गई 2010 के अंदर, इसका पर्पस क्या था, बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। आगे जो प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो पावर को आगे डेलीगेट करना था, बेसिकली डेवोलेशन आगे करनी सी फर्दर, वो नहीं की गई। हालांकि फेडरलिज्म का थर्ड टायर है लोकल गवर्नमेंट, 3 टायर्स होता है, यह मैं पहले भी बता चुका हूं। फेडरल आपका सेंटर आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रोविंसेस, उसके बाद अगर देखा जाए आपके लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन प्रोविंसेस ने क्या किया, आगे फर्दर जो है यहां पर डेवोलेशन नहीं की, ठीक है। हालांकि हमें एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हुए नजर आए। अब कितने एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं ये भी आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। मैंने पहले भी कहा था ये टॉपिक दोनों बेसिकली किसके रिलेटेड है, ये रिपोर्ट के रिलेटेड है, ठीक है। उसी की बेस के ऊपर जो है यहाँ पर टॉपिक बनाए गए, लिखे गए, लेकिन इनके अंदर एनालिसिस आपका डिफरेंट रहेगा। इस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए फिजिकल रियलिटीज की अगर बात की जाए, द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है। रिकरेंट स्पेंडिंग ट्रैप 80% जो यहां पर बोला जा रहा है, प्रोविंशियल बजट पोस्ट 18th अमेंडमेंट्स इज कंज्यूम्ड बाय रिकरेंट एक्सपेंडिचर, सैलरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करेंगे, ठीक है। बात की थी हमने सैलरीज के ऊपर, पेंशंस के ऊपर और एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए एक्सपेंडिचर्स किसके, बेसिकली गवर्नमेंट के। उसके बाद एक्सपेंडिंग लोकल ब्यूरोक्रेसीज को यहां पर इंपावर किया गया, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन विदाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी मैट्रिक्स। अब यहां पर कहने को तो कहा गया कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लग रहा है, हेल्थ के ऊपर लग रहा है, एजुकेशन के ऊपर लग रहा है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन जो रिजल्ट्स नजर आने चाहिए थे वो रिजल्ट नजर नहीं आए,
ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए होर्डिंग डेवोल्यूशन की अगर बात की जाए, प्रोविंसेस हैव जेलसी गार्डेड देयर नेशनल फाइनेंस कमीशन, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग फ्रॉम सेंटर वाइल सिस्टमैटिकली स्टार्विंग लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहां पर हो क्या रहा है कि फेडरल की तरफ से तो हिस्सा मिल गया, ठीक है, 18 अमेंडमेंट हमें देखने को मिली, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, आगे हमें जो है वो कहने के रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि प्रोविंसेस ने क्या किया कि जो लोकल लेवल के ऊपर जो रिसोर्स ट्रांसफर करने चाहिए वो नहीं किए गए, उल्टा क्या हुआ यहां पर श्रिंक हो गए। क्या हुआ, श्रिंक हो गए। 2005 से लेकर जो अगर देखा जाए तो कितना यहां पर आ चुका है, बेसिकली 5% सिंस 2011। आप इस चीज का हिसाब लगा लें, बल्कि कम हो चुका है यहां पर, ठीक है, वास्टली लोअर देन इंडिया के अंदर अगर देखा जाए 12% इन्वेस्ट किया जा रहा है, नेपाल के अंदर 24% यहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, और यहां पर 74%, और यहां पर अगर देखा जाए 10% पे भी था, उसको भी कम करके कितना कर दिया गया, यहां पर 5% तक कर दिया गया। आप हिसाब लगाएं, जो लोकल गवर्नमेंट को यहां पर ट्रांसफर करना चाहिए नहीं किया गया। अब हो क्या रहा है कि यहां पर फाइनेंस कमीशन रिसोर्स शेयर फ्रॉम द सेंटर वाइल सिस्टमेटिकली स्टार्विंग लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर भुखमरी का शिकार है भाई लोकल गवर्नमेंट, किसकी वजह से है भाई, प्रोविंसेस ने आगे ट्रांसफर करने थे रिसोर्सेस, नहीं किए, इसकी वजह से, ठीक है। एक चीज तो ये भी है, यहां पर एग्जांपल दी है किसकी, बेसिकली कि भाई इंडिया सबसे ज्यादा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, नेपाल कर रहा है, और चाइना भी कर रहा है, 74% पे स्टैंड कर रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए डुप्लीकेटेड फेडरल आउटलेस की बात की जाए, अब डुप्लीकेटेड फेडरल आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर्स की बात की जा रही है, बेसिकली कि फेडरल ने अपने एक्सपेंडिचर्स भी कम नहीं किए, ठीक है, वो भी बढ़ते गए। द फेडरल गवर्नमेंट्स फेल्ड टू डाउन साइज आफ्टर डिवॉल्विंग मिनिस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट विद एंड सपोजली डिवॉल्व्ड मिनिस्ट्रीज हैज रिमेन्ड स्टक। यहां पर अगर देखा जाए अभी भी 25,000 पर्सनल अभी भी अमला हमें देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि फर्दर और भर्तियां भी यहां पर की गई, ठीक है, ये चीजें तो सैलरी और कह ले पेंशन या एक्सपेंडिचर्स में इजाफा होता गया। जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर लगाना चाहिए था वो नहीं लगता नजर आया, लगाया भी गया तो उसके रिजल्ट सामने नहीं आए, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए वाइल नॉन डिवॉल्व्ड फेडरल मिनिस्ट्रीज एक्सपेंडिंग देयर स्टाफ बाय 85%, हमें फिर भी बढ़ता हुआ नजर, आप हिसाब लगाएं, ठीक है। और यहां पर जो वो कह ले के जॉब दी जा रही है, लोगों को रखा जा रहा है, अमला बढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही है, अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक के रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि भाई 80% एक्सपेंडिचर्स बढ़ चुके हैं यहां पर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर देखा जाए तो क्या कहा जाए भाई सैलरीज, पेंशन और एक्सपेंडिचर्स ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू है, आगे फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पर जो टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन ये चीज वहां पर ऐड नहीं करेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो रहने वाला है नेक्स्ट पॉइंट, द कंसोलिडेशन ऑफ प्रोविंशियल पैटर्नेज फिफ्डम की बात की जाए तो सियासी जागीरदारा निजाम को मजबूत किया गया प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह। सबसे पहले अगर देखा जाए पॉलिटिकल इंट्रेंचमेंट की अगर बात की जाए तो क्या है भाई, द 18th अमेंडमेंट अलाउ 3 मेजर पॉलिटिकल, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जा रही है, बेसिकली पीएमएल नून है, पीपी है या पीटीआई। देखिए हम किसी को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, एक एनालिसिस ले रहे हैं कि बेसिकली अंडर 18th अमेंडमेंट के अंदर क्या बेसिकली यहां पर डेवलपमेंट होते हुए नजर आई। अब यह टॉपिक आपका पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साथ भी आप रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। जिस तरह हमें इंटरनली पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही है, जिस तरह यहां पर कह ले कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने प्रोविंसेस के अंदर गवर्नमेंट को बनाकर रखा हुआ है, यही चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू डेमोक्रेटिक रोटेशन, जब डेमोक्रेटिक रोटेशन की बात आ गई यहाँ पर तो फिर उतनी देर तक यहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह चेंज नहीं हो रही जितनी देर तक यहाँ पर अगर देखा जाए सिविल मिलिट्री जो है हमें यहाँ पर जो है इनके दरमियान में कोई रिफ्ट या दराड़ देखने को ना मिले, उतनी देर तक जो है हमें यहाँ पर डेमोक्रेटिक रोटेशन देखने को नहीं मिला, यह चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए द इरोजन ऑफ फेडरल पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। अब एक और चीज है कि अगर देखा जाए तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कह ले के प्रोविंशियल लेवल के ऊपर क्या किया, गवर्नमेंट को बनाई, अपने आप को मजबूत किया। इन्होंने दूसरे के ऊपर प्रोविंसेस के ऊपर फोकस करने की बजाय भाई पहले वाला घर की सियासत बचाओ, पहले घर से मजबूत होना चाहिए, देन जो है हम आगे भी मजबूत रहेंगे। तो यही चीज हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर देखने को मिले कि भाई पहले तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आप देख लें, हाल के 4 प्रोविंसेस है, आ जाके न्यू प्रोविंसेस की बात की जा रही है, और 3 जो है ऑलरेडी अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रन कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है।
तो अब देखा जाए तो फिफ्डम जागीरदाराना निजाम देखने को मिल रहा है ना, तीनों जगह पर आपको जो है होल्ड देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज का। इरोजन ऑफ फेडरल पॉलिटिकल आइडेंटिटीज का श्रिंकिंग हॉरिजॉन, बात की जा रही है 1990s। उस वक्त क्या रहता कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो नेशन वाइड, अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कह लेके अपनी डोमिनेंस बनाना चाहती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि 18th अमेंडमेंट आने से ये तो फायदा हुआ कि एटलीस्ट जो है वो जितने भी प्रोविंसेस है वो सेंटर के लिए जो है वो कह लेके फाइट करते हैं, मीन्स कह लेके यहाँ पर फेडरल में आने के लिए कोशिश करते हैं या सेंट्रल लेवल तक आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपने प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अपनी गवर्नमेंट को सेट करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टैंड करवाते हैं अपने आप को, देन जो है सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रोविंसेस के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स होगी फिर गवर्नमेंट भी सेंटर के अंदर उसी की ही बनेगी। तो फोकस किसके ऊपर चला गया, सारा सेंटर के ऊपर चला गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए जो 1990 के अंदर देखने को मिल रहा था भाई, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रुझान था। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपने मेन एग्जाम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लिखना, हम ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं। सिर्फ आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साथ लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली क्या कर रही हैं, बट मोर देन इनफ है इतना, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर पीपी है, पीएमएल नून है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर फेडरल लेवल के ऊपर अपनी कमी कम किया, अपना इन्फ्लुएंस। इन्होंने कहा कि भाई पहले जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हम स्ट्रांग हो गए, देन ही हम सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बना पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये चीज हमें देखने को एटलीस्ट 18th अमेंडमेंट का इतना जो है वो हुआ यहाँ पर जो है फायदा, ठीक है। प्रोविंशियल इंसुलेशनिज्म की अगर बात की जाए, पीपी ने ट्रीट्स द रिटेंशन ऑफ द सिंध इट्स रोल एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटी। तो यहाँ पर सिंध ने क्या किया भाई, अपने सिंध को प्रायोरिटी पर रखा, बाकी सूबों को प्रायोरिटी पर नहीं रखा, जो भाई हेल्प करनी चाहिए वो नजर नहीं आया। शोइंग कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिंग टू पंजाब आर शेयरिंग रिसोर्सेज विद केपीके। तो यहाँ पर ना तो इन्होंने पंजाब तक अपने एक्सपेंड करने की कोशिश की, ना केपी के अंदर जो है वो कह लेकर रिसोर्स जो वो शेयर करने की कोशिश की ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। कन्वर्सली क्या हुआ, पीएमएल नून ने क्या किया, हिस्टोरिकली कॉन्सेंट्रेटेड फेडरल डेवलपमेंट के ऊपर, आउटले के ऊपर, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली विद इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर डेवलप किया गया, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर जो वो कह लेके इनको फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमें जगह देखने को मिल रही है। तो अब हो क्या रहा है, कहा यह जा रहा है कि बेसिकली जो 1990 से हमें जो है पॉलिटिकल पार्टी जो नेशन वाइड जो है यहाँ पर अपना होल्ड बना रही थी, अब जो है एक ट्रेंड चेंज हो चुका है और सारा जो है फोकस किसके ऊपर चला गया, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर एक किस्म का आपका जागीरदाराना सियासी निज़ाम जो है डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पर कोई और नहीं आ सकता तब तक जब तक अगर देखा जाए यहाँ पर सिविल और अगर मिलिट्री के रिफ्ट हमें देखने को ना मिले, इनके दरमियान में थोड़ा बहुत क्लैश देखने को ना मिले, तब तक जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रोटेशन नहीं हो पाती। ये चीज बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। 18 अमेंडमेंट के अंदर ये हो रहा है बेसिकली। उसके बाद अगर देखा जाए सब्जुगेशन ऑफ लेजिस्लेशन डिसेंट की बात की जा रही है, सॉरी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, राइज ऑफ थर्ड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन की बात की जा रही है पीटीआई की। तो जब इन दोनों ने अपने अपने प्रोविंसेस को कह लेकर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो बाकी दो प्रोविंसेस बच गए, दो प्रोविंसेस आपका केपी के बच गया, बलूचिस्तान बच गया। तो दोनों ने यहाँ पर स्पेस दी, किसको दी, यहाँ पर पीटीआई आगे आ गई। तो पीटीआई ने कहा भाई ये सूबा खाली है, ये क्यों ना मैं इसके ऊपर अपनी गवर्नमेंट कर लूं, है ना। तो वो फिर सारा जो है यहाँ पर अगर देखने को मिले किसके ऊपर चला गया फोकस, सारा केपीके के। अब केपीके के अंदर पीटीआई चल रही है, पंजाब के अंदर पीएमएल नून और सिंध के अंदर हमारे पीपी। तो ये चीज है। अब अगर देखें पाकिस्तान के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है तो एक पेज के ऊपर आना जरूरी है, ठीक है। अच्छी बात है हर जगह पर पॉलिटिकल पार्टी से अपने रन कर रही है, गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रही है। अगर देखा जाए मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि और जो है इत्मीनान बहाल किया जा सके जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर, ठीक है। अब ये चीज है, बजाय देखे एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी पेंशन के ऊपर लगाया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पावर डिवॉल्व होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट के ऊपर की तरफ वो होती हुई नजर नहीं आ रही। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए था 18 अमेंडमेंट के जरिए। तो यहाँ पर जो डेवोलेशन है वो भी प्रॉपर हमें होते हुए नजर नहीं आई। इसके अंदर भी एक हमें गैप देखने को मिला, खला देखने को मिला। यही बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अंदर बेसिकली, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट रहेगा यहाँ पर सब्जुगेशन और लेजिस्लेटिव डिसेंट की बात करेंगे, इख्तिलाफ राय रखने वाले। अब जितने भी एमएनएज है या एमपीएस है, अब अगर देखा जाए तो वो इख्तिलाफ राय नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होल्ड किसका है, उसी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि उसी के जो है एमएनए या एमपीएस हैं, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ पावर हैज टर्न्ड प्रोविंसेस इनटू एब्सोल्यूट पार्टी फिफ्डम्स, ठीक है। जो जागीरदाराना हमें यहाँ पर पार्टी निजाम देखने को मिल रहा है। लॉ मेकर्स एमएड है या एमपीएस कैन नो लॉन्गर पॉलिटिकल सर्वाइव आउटसाइड द
अम्ब्रेला, इससे आउटसाइड वो जिंदा नहीं रह सकते भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि वो क्या है यहाँ पर डोमिनेंट प्रोविंशियल पार्टी के जो एमएनएस या एमपीएस है, ठीक है। उसके बाद सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, तो भाई आपकी जो डेमोक्रेसी है वो आपकी सप्रेस होती जा रही है, डीरेल होती जा रही है। किस तरह होती जा रही है? 18 अमेंडमेंट के फेलियर होने की वजह से आपकी डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है, ठीक है। हो क्या रहा है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहां जाएं, ठीक है, तीनों के जगह पर अपने बचा ले। बलोचिस्तान एक बच गया, बलोचिस्तान के अंदर भी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बन जाए, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए दिस एक्सट्रीम डिपेंडेंसी हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड इंटरनल डिसेंट, जो इंटरनल इख्तलाफे राय रखने वाले थे वो भी यहां पर खत्म होते जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल मैनूवरिंग, मीनिंग एंड अमेंडमेंट ओरिजिनली डिजाइंड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी हैज आयरोनिकली वर्कड टू वीकन, ठीक है। तो यहां पर हमें जो अमेंडमेंट यहां पर नजर भी आती हैं, यहां पर कई की भी जाते हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे, लेकिन आयरोनिकली अगर देखा जाए तो वो वीक ही की जा रहा है, वीक ही किया जा रहा है डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिले। उसके बाद है डेवोल्यूशन और डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप मस्ट व्यू द 18th अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही की जा रही है, ग्रास रूट्स डेवोल्यूशन होनी चाहिए। वही बात है कि आप कोई भी यहां पर देख लेकर टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरनल इश्यूज को लेकर डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो लास्ट में एक सजेशन लाजमी आता है लोकल गवर्नमेंट को लेकर कि भाई लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को इंपावर नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप पूरे जो है अगर देखा जाए क्रक्स इसका, तो एक ही चीज नजर आती है कि भाई 18th अमेंडमेंट जो 2010 के अंदर पास की, जिसका पर्पस था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या आगे पावर को डेवोल्यूशन जो हमें देखने को मिली, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लेकर वो प्रॉपर देखने को नहीं मिली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या कहा है यहाँ पर बेसिकली कि सारी जो पावर आगे शिफ्ट होनी चाहिए थी लोकल लेवल, ग्रास रूट्स लेवल तक, वो नजर नहीं आई। लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना था, इंपावर नहीं किया गया, ठीक है। अब ये रीजन भी है, एनएफसी अवार्ड को जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर रखा गया, प्रोविंसेस ने आगे जो है यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया, रिसोर्सेज को शिफ्ट आगे करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट तक, तो वो भी नहीं किया गया। तो एक चीज हमें ये भी देखने को मिली। तो पूरा हमें एक किस्म का कह लें कि इसके ऊपर एनालिसिस देखने को मिला, काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं और इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बाय बियॉन्ड पॉपुलेशन रेशो। अब ये टॉपिक जो है रहेगा बेसिकली एनएफसी अवार्ड को लेकर कि पॉपुलेशन जो हमें रेशो देखने को मिल रही है उसकी बेस के ऊपर ही जो है कह लें कि आपका एनएफसी अवार्ड दिया जाता है। लेकिन इसकी जो बुनियाद बनाई गई है, टॉपिक की जो फाउंडेशन है, वो आपको पता है कि मैंने अभी बात की है कि जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर ही हमें देखें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ही एनएफसी अवार्ड के ऊपर क्रिटिसाइज किया, मतलब उसको कह लें कि यहाँ पर सॉरी तनकीद की उसके ऊपर। हालांकि इससे पहले हमें क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिला एनएफसी अवार्ड को लेकर। जब से वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश की है तब से आपके टॉपिक डे बाय डे जो दो टॉपिक भी आ रहे हैं, आज 2 टॉपिक हमारे पास रहने वाले। एक हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके साथ रिलेट किया गया बेसिकली रिपोर्ट को, 18th अमेंडमेंट के जरिए कि भाई जो पावर आगे डेवोल्यूशन होनी चाहिए वो नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनएफसी अवार्ड को लेकर, ओवरव्यू लेंगे जस्ट, ठीक है, और एंड डेप्थ ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं अपनी। सबसे पहले अगर देखा जाए रेवेन्यू शेयरिंग रियलिटीज एंड फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर कह लें कि फेडरल या प्रोविंसेस और यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के दरमियान में पावर की तकसीम कह सकते हैं, रिसोर्सेज की तकसीम कह सकते हैं, रेवेन्यू की तकसीम कह सकते हैं। उसके बाद कह लें कि एक्सपेंडिचर्स की कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा कि वो रूल तय किया जाता है, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि कितना पैसा आगे दिया जाएगा, पैसा कहाँ से लिया जाएगा और पैसा आगे कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो ये फिजिकल फेडरलिज्म। मिसलीडिंग डेवोल्यूशन मैट्रिक्स है, वही बात आ रही है यहाँ पर एनएफसी अवार्ड की कि भाई यहाँ पर प्रोविंसेस को तो मिला, ज्यादा से ज्यादा फेडरल की तरफ से शेयर दिया गया, लेकिन प्रोविंसेस ने जो लोकल गवर्नमेंट को देना था, ट्रांसफर करने थे रिसोर्सेज, वो नहीं किए गए। एक चीज तो ये है। उसके बाद अगर देखा जाए फेडरल डेफिसिट इल्यूजन की बात की जा रही है कि भाई सारा प्रोविंसेस को देने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि फेडरल को बेसिकली क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने यहाँ पर तकरीबन फेडरल को ही तकरीबन जो है वो कह ले के सही करार देते हैं, जिस तरह हमारे पास टॉपिक थे कि प्रोविंसेस को दिया जा रहा है। और ये चीज बेसिकली किसके अकॉर्डिंग थी, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट ये बात कर रही है कि सब जो रिसोर्सेस थे वो प्रोविंसेस को दे दिए गए। एक और चीज भी है, अगर देखा जाए जो 57.5% की बात की जाती है कि प्रोविंसेस को दिए जा रहे हैं रिसोर्सेज, उनमें से अगर देखा जाए 42.5% कौन रख रहा है आपका, किसके पास जाता है, फेडरल के पास जाता है।
अब यहां पर प्रोविंसेस के पास कितना आएगा 57.5%। उसमें से भी अगर देखा जाए कैश सरप्लस निकालकर जो प्रोविंसेस को जाता है वो तकरीबन है 40%। कितना है बेसिकली 40% जा रहा है। तो ये बात भी है। और फिजिकल फेडरल डेफिसिट की जो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर प्रोविंसेस को ट्रांसफर करने से नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि और भी रीजन है। अगर देखा जाए तो फेडरल अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं कर पा रही, ठीक है, और एक्सपेंडिचर्स है कम नहीं कर पा रही, डिफेंस को यहाँ पर डील करना है, करेंसी को डील करना है, पब्लिक डेट को डील करना है, और उसके बाद से फिर लिया जाता है बाहर से कर्जे, लोन लिया जाता है उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले फेडरल शेयर ऑफ स्टेट स्पेंडिंग स्टैंड्स एट 70%। कितना है स्पेंडिंग, कितनी नजर आ रही है फेडरल की 70%, प्रोविंसेस की कितनी है 25%, और आपकी लोकल बॉडी की कितनी है यहाँ पर 5%। ठीक है, हिसाब लगाए जो 2010 के 5 के अंदर हमें 10% देखने को मिली, आज कितनी है 5% देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल रिमेनिंग फंड्स ट्रांसफर आफ्टर ओनली कवर डेट सर्विसिंग। तो फिर डिफेंस है, इट बोरोज 35 to 40% जो इसको बाहर से बोरो करना पड़ता है फेडरल को आगे रन करने के लिए, सिस्टम मशीनरी को चलाने के लिए, रन करने के लिए। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि भाई फेडरल डेफिसिट जो है, आप ये कह लें कि एक्सपेंडिचर्स भी तो फेडरल के बढ़ते जा रहे हैं ना, ये भी तो चीज़ है। ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर के अंदर क्या चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोविंसेस को देने की वजह से, वो भी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उसके बाद है रूट कॉजेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसके अंदर अगर देखा जाए तो भाई एक चीज़ है कि जो टैक्स यहाँ पर जो एग्जाम्पशन दी जाती है, टैक्स एग्जाम्पशन दी जा रही है, सब्सिडीज यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी फिजिकल डेफिसिट की रीज़न है। ये तो हम चीज़ें सारी डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन यह है कि थोड़ा सा जो हम इसको जो है वो कह लें कि एक रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं, ताकि चीज़ों को दोबारा हम जो है रिकॉल करके आपको जो है कनेक्ट करके दे सकें। ठीक है, अब अगर देखा जाए सब्सिडीज भी दी जा रही है, ठीक है, एग्जाम्पशन भी टैक्स में दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए भाई आपकी स्टेट और इंटरप्राइजेस 800 बिलियन रुपये का जो है यहाँ पर लॉस हो रहा है, ये भी किसके खाते में, फेडरल के खाते में। तो ये फेडरल डेफिसिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, फिर ये बताओ। ठीक है, डेफिसिट का तो सामना करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली ये है कि जो इसकी रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो यहाँ पर अपने इंटरेस्ट जो फिजिकल डेवल्यूशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है, अपने जो इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। जैसे प्रोविंसेस को हिस्सा दिया गया, प्रोविंसेस ने आके लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया। ठीक है, एक चीज ये है। उसके बाद है यहाँ पर 5.8 ट्रिलियन टैक्स देखने को मिला, एग्जाम्पशन है, सब्सिडीज देखने को मिली, 800 बिलियन आपका स्टेट और एंटरप्राइज लॉस में। तो ये है यहाँ पर कॉजेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट। डायलेमा ऑफ इक्विटी टैक्स एफर्ट एंड इंटर प्रोविंशियल सब्सिडी की अगर बात की जाए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखें, फ्लॉड एलोकेशन पैरामीटर्स की बात की जाए, बात की जा रही है एनएफसी के, भाई जो पॉपुलेशन की बेस के ऊपर जो है वो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो वो कह लें कि एनएफसी आपका जो है तकसीम किया जा रहा है। हालांकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को ऐड करना चाहिए, पॉवर्टी को ऐड करना चाहिए, वो चीज़ें ऐड नहीं की जा रही। क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर ऐड नहीं किया जा रहा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, फ्लॉड एलोकेशन पैरामीटर इसकी बात की जा रही है। मैसअप 82% अगर देखा जाए वेट गिवन टू पॉपुलेशन एनएफसी अवार्ड, 82% हमें इसका देखने को मिलता है। स्लैश फेवर ऑफ प्रॉपर पॉवर्टी मैट्रिक्स, उसके बाद अगर देखा पॉवर्टी को ऐड ही नहीं किया जा रहा भाई। इसके अलावा डिस्पाइट की बात की जा रही है, डिस्पाइट अगर देखा जाए रिसीविंग हाई पर कैपिटा, अगर देखा जाए 70,000 यहाँ पर किसको जा रहा है, बलूचिस्तान को, और यहाँ पर पंजाब को कितना जा रहा है 45%। तो अगर देखा जाए फिर भी जो है बलूचिस्तान आज भी जो है यहाँ पर हमें जो है वो कह रहे हैं पावर्टी बढ़ती हुई नजर आ रही, गुर्बत बढ़ती हुई नजर आ रही। ठीक है, रिमेन्स द पुअरेस्ट सब यूनिट आफ्टर 16 ईयर, 16 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, आज भी जो है वो गुर्बत का सामना करना पड़ा है बलूचिस्तान के अंदर, गुर्बत ही देखने को मिल रही। इंटर प्रोविंशियल फंडिंग स्क्यू की अगर बात की जाए तब हो क्या रहा है, रफ डाटा ने यहाँ पर इंडिकेट्स सिंध क्या कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्रॉस सब्सिडाइजिंग द फेडरेशन ड्राइवन बाय कराची। ठीक है, कराची से जितना आपको पता है कौन में खाब है कराची से, ठीक है, कराची, तो यहाँ से जो है वो कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, उल्टा क्या चल रहा है, यहाँ पर पंजाब ऑपरेट्स इंटरनल डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और कराची अगर देखा जाए, इसीलिए तो बोल रहे हैं सिंध वाले भाई हमारा कराची कमा कर दे रहा है सबको, तो ये चीज़ है। तो आपका इकोनॉमिक हब है, इसलिए बोला जाता है कि भाई ये सारा कमा कर दे रहा है। पंजाब के अंदर देखा जाए तो इंटरनल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास रिग्रेसिव रेवेन्यू आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो 65 to 70% ऑफ द ऑल नेशनल रेवेन्यूज रिलाई ऑन द एंटी
जो है यहाँ पर सॉरी एंटी पुअर इनडायरेक्ट। अब कहा यह जा रहा है कि जो 65 to 70% जो आपका टैक्स कलेक्शन हो रही है वो इनडायरेक्ट टैक्स से हो रही है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया गया, वो भी वापस कर लिया गया IMF की मुआवने से। भाई इनका एग्रीकल्चर से लोग होकर 20% GDP का है, लेकिन आप कितना रहा है पैसा, सिर्फ 2%। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो है बढ़ता जा रहा है। सोशल आउटलेज एंड सप्रेशन ऑफ थर्ड टायर गवर्नेंस। सप्रेशन ऑफ थर्ड टायर गवर्नेंस, भाई वही लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, सप्रेस किया जा रहा है, जो हिस्सा देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। सोशल आउटले की बात की जा रहा है, एक्सपेंडिचर है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो द recurrent cost debate, although a new World Bank report states that 75 to 80% of provincial spending यहाँ पर goes to recurrent cost salaries। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर कह ले के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी कहा कि भाई 80% जो है वो एक्सपेंडिचर्स के ऊपर जा रहा है, सैलरीज के ऊपर और पेंशन के ऊपर। ये चीज़ मैं पीछे बताकर आया हूँ अभी। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए प्रोविंशियल रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, लोकल बॉडीज के कितना हमें दबाव देखने को मिला भाई, तो अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट को दिया क्या जा रहा है, प्रोविंस से अगर देखा जाए भाई यहाँ पर सारा उनके पास ये प्रोविंशियल ट्रांसफर्स फॉर अप टू 90% ऑफ देयर बजट। ठीक है, प्रोविंसेस रेगुलरली यूजर्प लोकल फंक्शंस है, दबाव डाला जा रहा है, फंड्स के ऊपर डाला जा रहा है, टैक्सेशन पावर नहीं दी जा रही। ठीक है, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ ग्लोबल प्रैक्टिसेस दैट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट थर्ड टायर ऑटोनॉमी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो यहाँ पर ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन यहाँ पर प्रोविंसेस की तरफ से किया जा रहा है, फंड नहीं दिया जा रहा है आगे। ठीक है, तो क्या है, जब जितनी देर तक आप लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए तो रिपोर्ट यहाँ पर कहते हैं कि भाई डेवोल्यूशन जो यहाँ पर नजर आ रही है वो प्रॉपर नजर नहीं आ रही, और जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। हालांकि NFC अवार्ड आपका अच्छा है, लेकिन आगे जो है यहाँ पर इशू क्या आ रहा है 18th अमेंडमेंट का। अब इट डजंट मीन के 80 अमेंडमेंट को यहाँ पर जो एब्रोगेट किया, नहीं, बल्कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस है, यहाँ पर अडॉप्ट द ऑस्ट्रेलियन मॉडल की बात की जा रही है। तो ऑस्ट्रेलियन मॉडल के अंदर क्या है, लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जा रहा है, लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जा रहा है, तो इशू भी नहीं हो रहे, तो आपका जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही करना पड़ेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट तक जो है हमें कह ले कि यहाँ पर जो है वो कह ले कि रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा, फाइनेंशियल बैकअप देना पड़ेगा। रिफॉर्म द फिजिकल इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिजिकल डेफिसिट को खत्म करने के लिए आपके पास एलिट जो सब्सिडीज दी जा रही है, एग्जाम्पशन जो दी जा रही है, टैक्स एग्जाम्पशन, ठीक है, तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर टैक्स के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनली राइट बनता है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, फाइनेंशियली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर भी। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट था। हालांकि अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हम पहले भी अपने प्रीवियस जो है वो कल के लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉग्निटिव जो है इरोजन की बात कर रहे हैं, कुछ जहनी सलाहियत की जो हमें यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है या जवाल का शिकार हो रही है। ठीक है, किस वजह से, सिर्फ जनरेटिव AI की वजह से। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास पॉइंट द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, जनरेटिव AI, रॉट डिपेंडेंस एंड कॉग्निटिव इरोजन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए डिस्कनेक्ट थ्रेट ऑफ द जनरेटिव AI, जनरेटिव AI से क्या थ्रेट हो सकते हैं, नॉलेज ऑटोमेशन। अब हो क्या रहा है कि अब AI टूल आ गए बहुत सारे, होता है क्या कि प्रॉम्प्ट्स आप दें, प्रॉम्प्ट्स देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स जो जनरेट कर सकते हैं। जो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ स्टूडेंट्स को खुद नोट्स मेकिंग करनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही, बल्कि डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है जनरेटिव AI के ऊपर। हालांकि जनरेटिव AI से पहले जो यहाँ पर AI थी वो फिर भी यहाँ पर ठीक थी, क्योंकि उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते थे, चीज़ें लिख सकते थे, मंगवा सकते थे, आंसर करवा सकते थे। लेकिन जब से ये जनरेटिव AI आई है, ऑटोमेशन, खुदकार जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तब से जो है काफ़ी चेंजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो एनालिटिकल एबिलिटी है या जो इमेजिनेशन है, उसकी जो कह लें कि यहाँ पर कुव्वत कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। बेसिकली ये कहा जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग जो सोचने के ऊपर मजबूर करती थी वो खत्म होती जा रही है। हर चीज़ यहाँ प्रॉम्प्ट्स के जरिए जनरेट की जा रही है, ये चीज़ है। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल AI अगर बात की जाए
अगर देखा मैनेजेस सिस्टम सिंथेसिस डाटा, जनरेटिव एआई क्या कर रही है, एडवांस्ड एल्गोरिथम आर्किटेक्चर जनरेट्स इंटायरली न्यू कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस वगैरह, प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट्स टू ऑटोमेट असाइनमेंट्स, ठीक है। कॉग्निटिव इरोजन हो रहा है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो आपका सबसे पहले लॉन्ग टर्म जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपकी एंड होती जा रही है। उसके बाद एम्पेयर्स इंडिपेंडेंट रिकॉल, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर न्यूरो सिग्नल यहाँ पर आपके वीक होते जा रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर जो जेन्युइन इंटेंट जो होनी चाहिए यहाँ पर लर्न करने वाली, वो भी खत्म होती जा रही है। तो अब ये है कॉग्निटिव इरोजन, बेसिकली आपका जो न्यूरो सिग्नल भी कमजोर हो रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी जो है वो खत्म हो रही है। उसके बाद अगर डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भी आपके एरेडिकेट हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जेन्युइन जो एक सही इरादा है बेसिकली लर्न करने वाला, वो भी खत्म होता जा रहा है। भाई हर चीज़ चैट जीपीटी के ऊपर मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मिल रही है, जनरेटिव एआई से मिल रही है, तो आगे पढ़ने की क्या जरूरत है हमें। तो ये चीज़ है। जनरेटिव अगर देखा है इंटरेक्शन विद सिस्टमिक एजुकेशन फॉल्ट लाइन्स क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है, फ्रॉम रॉट लर्निंग टू रॉट डिपेंडेंस जो हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले एग्जाम क्रैमिंग कल्चर बढ़ता जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर, प्रॉम्प्ट्स तैयार किया, नोट्स जनरेट करवाए, रट्टा मारा, रट्टा मार के जो है आगे एग्जाम के अंदर वही लिख कर आगे। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ठीक है, ना इमेजिनेशन है जो होनी चाहिए। और अब एग्जामिनर को भी पता है कि अब एआई का, जनरेटिव एआई का दौर है, तो बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एआई टूल को यूज कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और पेपर में लिख कर आएंगे, तो क्या वो मार्क्स देगा, क्योंकि पेपर चेकिंग तो आपका ह्यूमन बीइंग ही करेगा ना, इंसान ही करेगा। तो इस चीज को आपने नहीं भूलना, ठीक है। जनरेटिव एआई क्या कर रही है यहाँ पर, बेसिकली क्रिएट्स डेंजरस इल्यूजन ऑफ द कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो ये एक जो मुकाबले वाला जो एक फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आप पता ही है फिर खत्म ही होना है। यहाँ पर कॉम्पिटेंस कहाँ नजर आएगी, नजर ही नहीं आएगी आपकी। स्टूडेंट्स बाईपास डीप कॉग्निटिव ई कोडिंग, ठीक है, बाईपास कर रहे हैं बेसिकली मेमोराइजिंग मशीन जनरेटर। तो यहाँ पर याद क्या किया जा रहा है, जो मशीन से जनरेट हो रहा है, जो अभी मैंने चीज पहले क्लियर की। मास्किंग लर्निंग पावर्टी अगर देखा जाए भाई, तो रिपोर्ट के मुताबिक कितना है, 80% जो है हमें यहाँ पर क्या देखना है, लर्निंग पावर्टी देखने को मिल रही है, तालीमी गुर्बत देखने को मिल रही है। और यूपर से अगर जनरेटिव एआई आ गई तो फिर हाल क्या होगा भाई, हर चीज़ तो आपको वो कह कि डिग्रियां हैं जो अभी टॉपिक है, हर चीज़ जनरेटिव एआई से मिल रही है, तो भाई यूनिवर्सिटीज़ में जाने का क्या फ़ायदा, कॉलेजेस में जाने का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड करिकुलर पॉलिसी रिवीजन की अगर बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या आती है यहाँ पर, असेसमेंट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्डाइज मेमोरी बेस्ड बोर्ड एग्जामिनेशन को रिप्लेस किया जाना चाहिए, किसके साथ, स्कूल बेस्ड, ठीक है। एनालिटिकल असेसमेंट होनी चाहिए बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की, ठीक है, बजाय ये कि वो कह के यहाँ पर रट्टा मारकर याद करें चीज़ों को, ठीक है, क्रैमिंग करें, तो क्रैमिंग को रोकना पड़ेगा। कॉम्पिटेंस सेंट्रिक करिकुलर ये अप्रोच होनी चाहिए। इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली एजुकेशनल पॉलिसी डाउन साइजेज द ओवरलोडेड, एक तो जितना निसाब हमें देखने को मिल रहा है सिलेबस उसको कम करना चाहिए, ठीक है, एक तो ये चीज़ भी है। उसके बाद कंटेंट हैवी सिलेबस, जितना भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सिलेबस हैवी कंटेंट है उसको भी काम करना पड़ेगा। शिफ्टिंग टूवर्ड्स फ्रेमवर्क, शिफ्ट करना पड़ेगा किसकी तरह, रिवॉर्ड ह्यूमन एजेंसी, रिग्रेस आर्गुमेंटेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर आर्गुमेंटेशन ज्यादा हो, क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा हो, कंपैरेटिव एनालिसिस पाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हो, इसकी तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, बजाय इसके कि यहाँ पर मेमोराइज्ड जो है यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन हमें जो देखने को मिल रहा है उससे हटना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है कंपिटेंस सेंट्रिक करिकुलर, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग टीचिंग फोर्स एंड अर्ली एजुकेशन, तो यहाँ पर टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। टीचर्स भी वही ओल्ड मेथडोलॉजी के जरिए क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो इनके अंदर भी एक डाटा लिटरेसी और एआई लिटरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये स्टूडेंट्स के जो है वो कह लें कि अमंग द स्टूडेंट्स ये अवेयरनेस बेसिकली अपनी दे सके। तो टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर देखा जाए सिक्योरिंग फाउंडेशनल स्किल्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 1 से, अर्ली ग्रेड से जो है यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह, न्यूमेरिकल, इस तरह की सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर टीचिंग स्टाफ को भी यहाँ पर जो है वो कह लें कि ट्रेन करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपिटेंस सेंट्रिक जो है करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जा सके, एनालिटिकल एबिलिटी को स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये जो कॉग्निटिव इरोजन हो रहा है जनरेटिव एआई की वजह से एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इसको जो है रोकना पड़ेगा। और किस तरह रुक सकता है, जो हमने अभी यहाँ पर सजेशंस को डिस्कस किया, ठीक है।
अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रहने वाला है। अगर देखा जाए 250 यहाँ पर ईयर्स हो चुके हैं, 250 साल बेसिकली अमेरिका जो है इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो है यहाँ पर फ्यूनरल सेरेमनी हमें देखने को मिली अयातुल्लाह अली खमेनाई की, ठीक है। तो पूरी तवज्जो जो दुनिया की थी वो किस तरफ थी, यहाँ पर जनाजे की तरफ से, रादर देन यहाँ पर इंडिपेंडेंस की तरफ होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं अपनी। देखें, द इक्लिप्स ऑफ एक्सेप्शनलिज्म की बात की जा रही, जो अपने आप को यहाँ पर मिसाली करार देता था अमेरिका, तो उसका यहाँ पर जवाल की बात की जा रही है। अमेरिका से सेमी क्वेंसेंटेनियल की अगर बात की जाए, बेसिकली 250 साल को बोला जाता है, 250 ईयर्स को इसको बोला जाता है, इसका मीनिंग द तेहरान फ्यूनरल। उसके बाद है लिमिट्स ऑफ द हेजेमोनिक पावर, ठीक है। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल कंट्रास्ट ऑफ अमेरिका एट 250 है ओवरशैडोड माइलस्टोन, एकदम जो है यहाँ पर जो इसका तारीखी जो हमें यहाँ पर मंजरनामा नज़र आता था, ये बेसिकली पूरा का पूरा जो है वो पस मंज़र में तब्दील होता हुआ नजर आया। उसकी वजह क्या थी कि दूसरी तरफ ईरान के अंदर हमें फ्यूनरल सेरेमनी देखने को मिली थी आयतुल्लाह खमेनाई की, ठीक है। तो मल्टी मिलियन जो पर्सन जो है यहाँ पर स्टेट फ्यूनरल ऑफ ईरान लेट सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनाई, ठीक है, इन तेहरान। तो पूरी तवज्जो थी जो जनाजे की तरफ चलेगी, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। इंपीरियल इंटरवेंशनिज्म की अगर बात की जाए तो अमेरिका जी की जो फॉरेन पॉलिसी, हालांकि अगर देखा जाए मिलिट्री के हिसाब से भी पावरफुल है दुनिया के अंदर, इकॉनमी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पावर है, पॉलिटिकल भी जो है अगर देखा जाए तो भी जो है वो पावरफुल है। लेकिन फिर क्या हो कि इसने इंटरवेंशन बार बार जगह की, हर जगह की। यहाँ पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 उठाकर देखें, कोरिया वाला केस उठाकर देखें, कोरियन वाला, वियतनाम वाला देखें, अफगानिस्तान वाला देखें, इराक के अंदर देखें, अभी ईरान के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद डोमेस्टिक पैराडॉक्स की बात की जाए, राइज ऑफ हार्ड राइट, इरोजन ऑफ हिस्टोरिकल गेन्स। देखें, अगर हिस्ट्री उठाकर देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन की थी, जो 250 के ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि अमेरिका अपने इंडिपेंडेंस मनाने जा रहा है 4 जुलाई को। तो बेसिकली 250 साल के अंदर जो हमने डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रेस, ब्लैक एंड वाइट के जो हमें देखा, स्लेवरी को ख़त्म किया गया। हालांकि स्लेवरी से आज़ादी हासिल की है ना, जान छुड़वाई के गुलामी से जान छूट जाए भाई, किससे हासिल की आज़ादी, बेसिकली ब्रिटिश से, ठीक है। लेकिन वो स्लेवरी जो है डोमेस्टिकली इसने ख़त्म नहीं की, और वो ख़त्म कब हुई, यहाँ पर आपका 1860s के अंदर हमें होती हुई नजर आई, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए फिर हमें वोटिंग राइट देखने को मिला यहाँ पर 1960 के अंदर, कि ब्लैक को भी यहाँ पर राइट दिया गया। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म होते हुए नजर आई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, किसकी यहाँ पर फेवर से बनाए गए, यूएसए की फेवर से। तो जिस तरह यहाँ पर यूएसए ने अपने आप को पावरफुल बनाया दुनिया के अंदर 250 सालों के अंदर, बहुत सारे इसने पॉजिटिव भी यहाँ पर जो है वो काम किया। लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए आज इसकी साख जो है वो डैमेज होती जा रही है। वजह क्या है कि यूनिलैटरल एक्शंस की वजह से। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कह लें कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑलमोस्ट 60+ ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ देखने को मिला यूएसए का। क्लाइमेट चेंज इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, ग्लोबल इशू है, उससे भी हमें यहाँ पर विदड्रॉ देखने को मिला पेरिस एग्रीमेंट से, ठीक है। ये चीज़ भी है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर डोमेस्टिकली यूएसए हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फाउंडेशनल फ्लॉज ऑफ नेटिव अमेरिकन डिसपोजिशन, ठीक है, ब्रूचल सिस्टमिक रेसिज्म जो यहाँ पर ख़त्म किया गया, नस्ल की, मैंने पहले भी कहा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रेस, नस्ल की बेस, ब्लैक और वाइट वाला जो इशू था, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर। टू बिल्ड सोसाइटी एंकर्ड बाय वर्ल्ड क्लास इनोवेशन एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। इन सारी कह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म भी किया दुनिया के अंदर। अगर देखा जाए 1 नंबर पर हमें एजुकेशन सिस्टम देखने को मिला, इनोवेशन देखने को मिली। लेकिन आज भी जो कह कि इसकी साख जो मैंने पहले कहा जिस तरह के डैमेज होते हुए नजर आ रही। उसके बाद एंटी इमिग्रेंट की बात की जा रही है यहाँ पर कि भाई पूरा जो बाहर से जो आ रहे हैं यहाँ पर लोग, वो बिल्कुल कह लिए अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। ये चीज़ें भी यहाँ पर कही जा रही हैं, ठीक है। तो एंटी इमिग्रेंट पिवट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि राइट विंग हमें देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन अब क्या है, एंटी इमिग्रेंट देखने को मिल रहा है। ये वही सीन है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक साइड पर आपका क्या था, कम्युनिज्म था, एक तरफ आपका क्या था, कैपिटलिज्म था। उस वक्त 2 ब्लॉक्स थे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली, उसकी वजह से हमें कोल्ड वार का इरा देखने को मिला, वॉर ही वॉर देखने को मिली, ठीक है। आपका वियतनाम है, जैसे मैंने पहले कहा, कोरियन वॉर है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर, अफगानिस्तान के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया, रशिया का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद इराक है, उसके बाद कह लें कि 1 डेकेड तक इराक और ईरान के दरमियान में वॉर लग रही 1980s के अंदर, ठीक है। रोनाल्ड रिगन था उस वक्त प्रेसिडेंट यूएसए का, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर कही जाए। दीज वर्ल्ड वॉर 2 प्रोग्रेसिव अचीवमेंट्स है, फेसेस एंड एग्जिस्टेंशियल
threats as a powerful far-right resurgence actively seeks to roll back democratic equality, weaponizing anti-immigrant rhetoric जो है यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एंटी इमिग्रेंट जो है मैं यहाँ पर जो है चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही है। टोटल कह ले कि जो भी बाहर से आ रहा है वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी वजह से जो है यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी देखने को मिली, तो ट्रंप ने कहा था कि भाई एंटी इमिग्रेशन, क्योंकि आपको पता है ट्रंप की जो पार्टी है वो किसकी है, यहाँ पर राइट विंग की है, कंजर्वेटिव है। एंटी इमिग्रेटिव जो आप कह लें एंटी इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन के खिलाफ है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिल रही है एंटी इमिग्रेंट रेटोरिक, किसकी वजह से, यहाँ पर जो भी राइट विंग पार्टी है, फार राइट है ना, द वेपनाइजेशन ऑफ कोल्ड रेटोरिक। तो अब यही जो है मैं कोल्ड रेटोरिक देखने को मिल रहा है। क्या बेसिकली भाई आपका कम्युनिज्म बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर खतरा है। रेड जो है यहाँ पर हमें टाइड्स देखने को मिल रही है। अब ये चीज़ें किसने कही, बेसिकली यहाँ पर माउंटेन रॉशमर विजन यहाँ पर जो है कह ले के स्पीच दी है ट्रंप ने, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। इन सेलिब्रेटरी एड्रेस एट माउंट रॉशरम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रिजेक्टेड इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, चूजिंग इंस्टेड टू इन्वॉक कोल्ड वॉर इरा फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया और कोल्ड वार का रेटोरिक हमें देखने को मिला। ठीक है, रेड टाइड इन्होंने कहा कि भाई सुर्ख जो है यहाँ पर लहरें आने वाली हैं, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए। ठीक है, तो बाय देखा जाए डिमोनाइजिंग इनकमिंग इमिग्रेंट्स, ठीक है, वार्निंग द सिटीजनरी ऑफ एन इम्पीडिंग राइट है। इन सुर्ख लहरों को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बेसिकली रशिया चाइना की की जा रही है, जो यहाँ पर हमें जो कह लें ग्लोबल पावर के अंदर, ग्लोबल पावर के रेस के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, टारगेटिंग अमेरिकन वे ऑफ लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोवाइडेड ऑफिशियल बैकिंग टू द हार्ड राइट्स एक्सक्लूजनरी एजेंडा। तो टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हार्ड राइट के बारे में हमें देखने को मिला, टोटली जो फोकस किया गया इसके अंदर के भाई यहाँ पर देखा जाए तो एंटी इमिग्रेंट रेटोरिक देखने को मिला कि भाई बाहर से लोग आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो वो कह लें कि अमेरिका के लिए एक चैलेंज हो सकता है। लोगों को बोला भाई आप तैयार हो जाओ, ये सुर्ख लहरें आने वाली हैं, इससे आपको जो है निपटना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन फॉर सिस्टमिक रिफॉर्म्स है, शन एक्सेप्शनलिज्म। तो बात यहाँ पर यह की जा रही है कि बेसिकली जो है वो किस तरह जो है एक्सेप्शनलिज्म, अपने आप को जो बड़ा यहाँ पर तकब्बर जो नज़र आता है या यहाँ पर मिसाली करार देता है, तो इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, इन चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा। बल्कि कह लें कि यहाँ पर क्या इंटरनेशनल रेपुटेशन जो इसकी ख़राब हो रही है, इसको बहाल करना के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिप्लोमेसी को फ़रोग देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यूएसए मस्ट अबंडन द डॉक्ट्रिन अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, कि भाई अमेरिका से आगे कोई भी नहीं है, यही तकब्बर है, गरूर है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट द रेड लाइन्स ऑफ द अदर सॉवरेन, तो जो दूसरों की रेड लाइन्स हैं उनको भी यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा या उनकी रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, यह सिस्टमिक रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि यूएसए के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटाइज इंटरनल हीलिंग, तो यहाँ पर बाहर जाने के बजाय जो इंटरनल यहाँ पर पोलराइजेशन देखने को मिल रही है यूएसए के अंदर, उस पोलराइजेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक जो यहाँ पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, उन चैलेंजेस को एरेडिकेट करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स है बेसिकली, आप यूँ कह सकते हैं कि 2050 के ऊपर देखा जाए जो सेलिब्रेशन की जा रही थी, पूरी दुनिया की तवज्जो किस पर थी, जनाजे की तरफ, फ्यूनरल सरमनी जो यहाँ पर अयातुल्लाह खमेनी की हो रही थी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। अगला कि ये वही अमेरिका है जो यहाँ पर कह लें कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रेसेस, इसको ख़त्म किया, इंस्टीट्यूशंस बनाए। ठीक है, एक आपका पूरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना एक कह लें कि एक अपना कह लें कि रेपुटेशन अपनी बनाई, लेकिन वो आज रेपुटेशन डैमेज होते हुए नज़र आ रही। ठीक है, तो किस तरह रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं ये भी हमने डिस्कशन की यहाँ पर। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे वोकैब की तरफ। देखें, वोकैब में पहले भी कहता हूँ कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो भी हम वोकैब इधर डिस्कस कर रहे हैं वो अपने नोटबुक के अंदर ऐड करते जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड रहने वाला है यहाँ पर ग्रावलिंग। ग्रावलिंग मीन्स क्या होता है, एक्टिंग इन एन एक्सेसिवली हम्बल और सबमिसिव मैनर टू गेन फेवर। होता क्या है कि कोई भी अपना फेवर हासिल करने के लिए किसी की चापलूसी या खुशामदी करने को बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, फॉनिंग बोल सकते हैं या काउ टाउनिंग, ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर डिग्निफाइड या असल्टिव। ठीक है, सेकंड वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर वेरविदॉल। वेरविदॉल मीन्स होता है यहाँ पर द मनी मीन्स एबिलिटी और रिसोर्सेज नीडेड टू डू समथिंग। जरूरी ज़राए को बोला जाता है या रिसोर्सेज को आप बोल सकते हैं। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, रिसोर्सेज या मीन्स। ऑपोजिट क्या बनेगा, पॉवर्टी या इनएबिलिटी।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर डेनिजन। डेनिजन मीन्स होता है बेसिकली बाशिंदे को बोला जाता है, अ पर्सन एनिमल और प्लांट दैट लिव्स इन अ रेगुलरली इनहेबिटेंट अ पर्टिकुलर प्लेस। एक खास जगह पर जो हमेशा से शख्स रहता आ रहा है, बेसिकली जो बाशिंदा होता है उसको बोला जाता है, या जानवर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनहेबिटेंट या रेजिडेंट रहायशी को बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, आउटसाइडर या स्ट्रेंजर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर इंसेंस्ड। इंसेंस्ड बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली एक्सट्रीमली एंग्री को बोला जाता है, गुस्से से भरपूर, फिल्ड विद रेज, एनरेज्ड या फ्यूरियस। ऑपोजिट क्या बनेगा, काम या प्लीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ब्रस्क। ब्रस्क बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली आपका एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। अब्रप्ट, ब्लंट, अनफ्रेंडली एंड स्पीच आर्म जो है वो कह लें कि मैनर। तो होता क्या है, जो स्पीच के अंदर या तकरीर के अंदर एक खुश्क मिजाज हमें नजर आता है या रूखापन नजर आता है, उसको बोला जाता है कर्ट या ब्लंट। ऑपोजिट क्या बनेगा, पोलाइट या कर्टियस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर स्टबबर्न। स्टबबर्न का मतलब होता है जिद्दी को बोला जाता है, ठीक है। अनविलिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर, ऐसा शख्स जो अपनी राय तब्दील करने के ऊपर आमादा नहीं होता, ठीक है। ऑब्स्टिनेट या इनफ्लेक्सिबल, जिद्दी। ऑपोजिट क्या बनेगा, फ्लेक्सिबल या कंप्लाइंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा इम्पीरियस। इम्पीरियस बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली एरोगेंटली, कमांडिंग और एक्सपेक्टिंग ऑबीडियंस, ठीक है। क्या था, तकब्बर के साथ हुक्म चलाने को बोला जाता है, या रोबदार को बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो डोमिनियर, उसके बाद अथॉरिटेरियन। ऑपोजिट क्या बनेगा, हम्बल या सबमिसिव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर पोटेंटेट। पोटेंटेट मीन्स होता है यहाँ पर अ पावरफुल रूलर को बोला जाता है, ताकतवर जो हुक्मरान होता है उसको बोला जाता है। मोनार्क और पर्सन विद ग्रेट अथॉरिटी, ठीक है। रूलर या मोनार्क। ऑपोजिट क्या बनेगा, सब्जेक्ट या फॉलोअर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपने लाजमी नोट करना है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, सॉनरस। सॉनरस मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग अ डीप, रिच, फुल एंड रेजोनेंट साउंड। गूंजदार और भारी आवाज को बोला जाता है, असर डालने वाली आवाज, ठीक है। रेजोनेंट या बूमिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, श्रिल या वीक। लास्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर कपडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेसिकली एक्सेसिव ग्रिड को बोला जाता है, हद से ज्यादा जो लालच होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ और पोजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद ग्रीड या एवरेज बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, जनरॉसिटी या कंटेंटमेंट आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।